गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 17 अगस्त 2020 की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा क्लास 9th की वर्कशीट्स को। हम इस एक वीडियो में सारी वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट सॉल्यूशन का है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी मीडियम का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है बेटा वो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में है। लाइंस एंड एंगल्स का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन और उन लाइन से बनने वाले एंगल। तो आज हम लाइन और जो एंगल वो लाइन बनाती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। वर्कशीट में वो कहते हैं लुक एट फिगर 1 केयरफुली। फिगर 1 कहाँ पे? फिगर 1 यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उसका आंसर करो। इन एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला है और एंगल सी बी डी ये वाला है। नेम द कॉमन वर्टेक्स। अब आप कहेंगे वर्टेक्स क्या होता है? तो बेटा वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जिससे कोई एंगल शुरू होता है। अब यहाँ पे देखो सारे एंगल शुरू किससे हो रहे हैं? बी से। तो कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा इनका? कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा पॉइंट बी। और कॉमन साइड क्या हो जाएगी? कॉमन साइड वो होती है जो दोनों एंगल में आती है। तो ए बी डी और सी बी डी दोनों में जो ये बी डी वाली साइड है ये कॉमन है। देख लीजिए आप, बी डी दोनों एंगल्स में आती है। तो हम लिख देते हैं कॉमन साइड कौन सी है? बी डी। आगे बढ़ते हैं। टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड एंड अनकॉमन साइड इन कॉमन डायरेक्शन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। यानी कि अगर दो एंगल्स एक साथ बनाए हुए हैं और अगर उनकी कोई एक साइड कॉमन है और दो साइड अनकॉमन है तो उनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले। तो फिगर 1 में आपको दिख रहा है कि ए बी डी और सी बी डी में कॉमन वर्टेक्स है बी और कॉमन साइड है बी डी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। देयरफॉर एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल्स। इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। तो फिर वो कहता है इन द फिगर 2 नेम द एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर यहाँ कहें तो एडजेसेंट एंगल्स का नाम क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स होंगे पी क्यू एस और आर क्यू एस। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और हमें दिख ही रहा है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का नाम लिखा हुआ है। वी सी दैट द सम ऑफ बोथ एडजेसेंट एंगल्स इन अ राइट एंगल इज़ 90 डिग्री। अब बेटा ये जो एंगल है पी क्यू आर, ये जो बड़ा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर इसके दो एडजेसेंट एंगल्स की बात करूंगा तो इसके दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो वो कहते हैं व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज राइट एंगल देन बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो इस केस में हमारा एंगल पी क्यू एस और एंगल आर क्यू एस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। फिर है फिगर 3 नेम द एडजेसेंट एंगल्स। अब इसमें नेम द एडजेसेंट एंगल्स की बात करी जाए तो एम एन ओ और पी एन ओ एडजेसेंट एंगल्स दिख रहे हैं तो हम लिख देंगे एम एन ओ और पी एन ओ। लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान से देखी जाए तो एम एन पी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है। तो उन्होंने लिखा है इसमें सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एम एन पी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और उन्होंने लिखा है कि when the sum of two adjacent angles is a straight angle then both of them are called supplementary angles। तो इस केस में जब इनका सम 180 होगा तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे कि कैसे एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आगे है इन फिगर 3 वी सी दैट द अनकॉमन साइड एम एन एंड एन पी फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। अब ये एडजेसेंट एंगल्स और के साथ साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और आगे उन्होंने लिखा है कि व्हेन द अनकॉमन साइड ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन देन द पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो बेटा इस पेयर को जब एक सीधी लाइन वाले एंगल बनते हैं तो इस सीधी लाइन वाले पेयर को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। इसको लीनियर पेयर का नाम भी दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आगे ट्राई करने के लिए राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल। अब ध्यान से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं एंगल जब एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 70 में से 90 कब बनता है? 20 जोड़ के, तो 20। 45 का कब होगा? जब 45 ही जोड़ेंगे।
40 का कब होगा? जब उसमें 50 जोड़ेंगे, क्योंकि 40 + 50 90 होता है। और 60 का कब होगा? जब उसमें 30 जोड़ेंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर रखा है। 90 - 70 20, 90 - 45 45, 90 - 40 50 और 90 - 60 30। आगे देखते हैं। अगला सेम क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का है। सप्लीमेंट्री में सम होता है 180। तो 100 से 180 कब होगा? जब 80 जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे। 90 में भी 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा। 60 में जोड़ेंगे 120 और 30 में जोड़ेंगे 150। कैसे? मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, देखिए। 100 सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है, तो 180 - 100 80 डिग्री। 180 - 90 90 डिग्री सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट 180 - 60 120 और 180 - 30 150। फिर है इन फिगर 4 नेम द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो वो कहता है कि लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल्स बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर्स बेटा देखो, सीधी लाइन जानते हैं, पहले सीधी लाइन देखते हैं कौन सी है, क्योंकि वही लीनियर पेयर बनाएंगे। तो एक सीधी लाइन मुझे ये दिख रही है, तो एक लीनियर पेयर तो ये वाला और ये वाला एंगल बना रहे हैं। तो ये हो गया एंगल AOD और BOD, एंगल AOD और एंगल BOD। और दूसरी तरफ एंगल AOC और BOC, क्योंकि ये भी तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंगल AOC। तो एंगल AOC में किसको ऐड किया जाए कि 180 हो जाए? अभी ऊपर लिखा है लीनियर पेयर। AOC में ऐड करना पड़ेगा BOC को और AOD में ऐड करना पड़ेगा BOD को। तो मैंने ये पूरी वर्कशीट सॉल्व कर रखी है आपके सामने, किस तरीके से होगी। ये वर्कशीट का सॉल्यूशन है बेटा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सॉल्यूशन से ज़्यादा ये ध्यान दो कि कैसे सॉल्व हुआ है और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वर्कशीट के साथ, देखते हैं दूसरी वर्कशीट किस चीज़ की है। तो आज की आपकी दूसरी वर्कशीट साइंस की है। आपको पता ही है मैथ्स के साथ साइंस और हिंदी आता है। तो साइंस की वर्कशीट में आपको बोला है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका क्लास 9 का 5वां चैप्टर है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरे चैप्टर के सॉल्यूशन, पूरा चैप्टर किस तरीके से क्या है इस चैप्टर के अंदर, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। उसका जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप पूरा चैप्टर समझना चाहो तो उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक करके आपको वीडियो ओपन हो जाएगा, उससे आप समझ सकते हो। फिलहाल शुरू करते हैं ये वर्कशीट। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिज्ञासा दीदी, when we observe onion peel slide under a microscope we see small rectangular cells. Are all organisms also made up of cells? तो ज्ञान पूछता है कि क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें क्या सब सेल की बनी हुई हैं? तो जिज्ञासा दीदी उसे समझाती हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल. Cell is the basic functional and structural unit of life because all functions and structures of living beings are performed by the cell. On the basis, living organisms are of two types: unicellular organisms, amoeba, bacteria and paramecium; multicellular organisms, plants, animals and fungi. तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को समझाती हैं कि बेटा हमारे आसपास जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें हैं, वो सारी सेल की बनी हैं। और सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जितने फंक्शन परफॉर्म करती है, अब आप और मैं क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सोते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। यही सारे काम एक सिंगल सेल भी कर सकता है। इसीलिए सेल को किसी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ऑन दिस बेसिस लिविंग बीइंग्स ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो टाइप के हो गए। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक सेल का बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। Many cells group together to perform different activities. Cell, tissue, organ system. तो सिंगल सेल होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। ये हो सकता है आपका अमीबा, हो सकता है पैरामीशियम, हो सकता है प्लाज्मोडियम, हो सकता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई होती है। हम खुद मल्टी सेलुलर हैं क्योंकि हमारी बॉडी भी तो बहुत सारे सेल्स की बनी है। आगे उन्होंने कहा है कि मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। अब सेल्स जब मिलते हैं तो बेटा बनता है टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं।
तो फिर अगला क्वेश्चन है कि आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड, क्या सारे सेल्स सेम होते हैं? नो ज्ञान, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. प्रोकैरियोटिक सेल, they are simple cell, the nuclear membrane is absent. Eukaryotic cell, they are complex cells having membrane bound cell organelles and nucleus. It is of two kind, plant eukaryotic and animal eukaryotic. तो सेल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सही से डिफाइंड नहीं होता. और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ये इसकी भी दो टाइप्स हैं यूकैरियोटिक के, प्लांट के यूकैरियोटिक और एनिमल का यूकैरियोटिक. अब उन्होंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस भी कर रखा है. तो प्रोकैरियोटिक यूजुअली साइज़ में छोटा होता है, स्मॉल साइज़. यूकैरियोटिक साइज़ में बड़ा होता है. प्रोकैरियोटिक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट, क्योंकि ये पुराने सेल्स होते हैं, तो पुरानी चीज़ हमेशा बेसिक होती है, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. यूकैरियोटिक की बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोइड होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड सिंपल न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोलस कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस होता है. उसके बाद मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, तो यूकैरियोटिक में ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. यूकैरियोटिक सिंपल वाले में सिंगल क्रोमोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है. साथ ही साथ सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी. और ल्यूनी हुक जो था उसने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर करा था. सेल थ्योरी किसने दी थी? शिल्डन एंड शिवान ने जो थी वो सेल थ्योरी दी थी. उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो ऑलरेडी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे सेल्स बनते हैं. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आपको दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार कैसा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन है डिफाइन सेल. तो आंसर आपके सामने है, सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सिंपल आंसर है कि सेल क्या है? सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो अभी अभी मैंने आपको डिफरेंस समझाया है, उसी डिफरेंस को मैंने पॉइंट्स में भी लिख लिया है. जो अभी आपको समझाया था तो मुझे लगता है दोबारा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है. प्रोकैरियोटिक पुराने वाले होते हैं, यूकैरियोटिक नए वाले होते हैं. और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है. सेल ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो भी नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर सब कुछ होता है. तीसरा क्वेश्चन था हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल. तो बेटा पहला सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. इन्होंने कॉर्क जो एक तरीके की लकड़ी होती है उसके सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था और इनका माइक्रोस्कोप भी सेल्फ डिज़ाइंड था, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था. चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल. तो लिखा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म. जितने भी फंक्शन वो करता है सारा एक ही सेल करता है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट एंड यीस्ट. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूज मेनी डिफरेंट सेल्स टू कैरी फंक्शंस नीडेड बाय ऑर्गेनिजम्स. मल्टीसेल्युलर में क्या होता है कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स उस ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. फिर फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपनी स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर लो. वैसे मैं तो कहूँगा कि अपने आप आंसर लिखो, आपको समझा मैंने सब कुछ दिया है. चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं. तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 1 2 3. अब आज की जो आपकी अगली वर्कशीट है बेटा वो है हिंदी की और आज व्याकरण है. तो आज के व्याकरण का टॉपिक देखते हैं क्या है. सांवले सपनों की याद, जो चैप्टर है ऊपर गलत लिखा हुआ है इसका मतलब फिर सांवले सपनों की याद नामक पाठ डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है. संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा है जिसमें अपनी स्मृतियों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है. इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है. इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए. तो पढ़ लेते हैं. सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है. बहुत ही खतरनाक लाइनें हैं. सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है. कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है. इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं
सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भीड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो कि ज़िंदगी का आखिरी। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, आप एक बार पढ़ लो इसको कि अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठा। लेकिन सब हम सीधा प्रश्न पढ़ते हैं। अब इसके प्रश्न है कि हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपके सामने लिखा ही है कि हुजूम में सबसे आगे आगे कौन चल रहे हैं। तो फिर भी मैंने प्रश्न लिख लिया कि हुजूम में सबसे आगे आगे सलीम अली चल रहा था। दूसरा प्रश्न है कि सलीम अली किस तरह प्रकृति से विलीन हो गए। तो इसका आंसर भी लिख दिया कि सलीम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए। तीसरा प्रश्न है कि सलीम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या है। तो बेटा सलीम अली के अनुसार लोगों के द्वारा पक्षियों, जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशरों को आदमी की नज़र से देखते हैं, प्रकृति की नज़र से नहीं। यह उनकी भूल है क्योंकि वो प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। चौथा प्रश्न है वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा। तो वह वन पक्षी मौत की गोद में जाने के कारण दोबारा गीत नहीं गा पाएगा क्योंकि वो मर चुका है। आगे है कि आपने अपने आसपास के किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसके बारे में लगभग 100 शब्दों में लिखी। तो मैंने कबूतर के बारे में लिखा क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे कबूतर ही दिखते हैं मेरे घर के आसपास। कौवे के बारे में लिखने के बारे में सोचा था, फिर मैं सोचा कि छोड़ो यार, कौवे के बारे में कौन लिख रहा है, कबूतर के बारे में लिखते हैं। तो कबूतर यह एक बहुत ही सुंदर पक्षी है और यह पूरे विश्व में पाया जाता है। कबूतर का पूरा शरीर पंखों से ढका होता है। यह बिना रुके काफ़ी देर तक उड़ सकता है। कबूतर के आसपास एक चोंच होती है और इसके पंजे ज़्यादा नुकीले नहीं होते। यह लोगों द्वारा प्राचीन काल से ही पालतू पक्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है कि कबूतर का इस्तेमाल आज नहीं बल्कि आदिकाल से हो रहा है। तो पुराने समय में भी लोग इसका उपयोग करते थे, अभी भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के और तरह तरह के रंगों में पाए जाते हैं। भारत में केवल सफ़ेद और सिलेटी कबूतर पाए जाते हैं। इनके पंजों की बनावट इस तरह की होती है कि यह आसानी से पेड़ की शाखाओं पर मजबूती से पकड़ कर सकते हैं। इनको देखने और सुनने की क्षमता अद्भुत होती है। यह भूकंप और तूफान की आवाज़ें आसानी से सुन लेते हैं। तो बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। ये हिंदी के पहले आपके 5 आंसर हैं। फिर मैं अगला वाला पेज शेयर करता हूँ, आप कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये आपका अगला पेज है और इस पेज के साथ हमारी वर्कशीट एंड हो गई बेटा। तो हम आपसे कल मिलेंगे, कल सुबह, कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।